हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नल वंश के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें नल वंश से लेकर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नल वंश काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको कहीं पर भी नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में किस तरह से, छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनसे नल वंश को लेकर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं वहां पर आपको डील कर दूंगा ताकि आपको फॉर्मेट पता हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नल वंश, नल वंश की जो राजधानी, इनको पूछा जाता है नल वंश की राजधानी क्या थी, तो नल वंश की जो राजधानी थी पुष्करी थी। नल वंश में प्रायः उनके शासकों को लेकर इनका क्रम पूछ दिया जाता है, शासक का क्रम पूछ दिया जाता है, या तो उन जो शासक हुए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, कौन से मंदिर का निर्माण किया, या इनके शासक का जो है किस शिलालेख से या किस ताम्रपत्र से रिलेटेड है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके शासकों से। शासक का आपको क्रम ध्यान में रखना है, इनके शासकों ने क्या क्या कार्य किया, जहां पर जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम पूछता है वहां पर मैं आपको डील कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके शासकों को लेकर के। शासक, सबसे पहला शासक का नाम है शीशुक। इनको बहुत बार इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि नल वंश का प्रथम शासक कौन है, तो नल वंश का जो शासक, प्रथम शासक है उसका नाम है शीशुक, ठीक है। इसे नल वंश का संस्थापक और आदि पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन नल वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराह राज आएगा। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। नल वंश का प्रथम शासक शीशुक, संस्थापक भी शीशुक को बोलते हैं, लेकिन अगर नल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वराह राज आएगा, ठीक है। इस माइंड को, इस जो बातों को माइंड में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है। और नल वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, तो शीशुक आएगा, ठीक है। नल वंश की राजधानी पुष्करी, नल वंश का प्रथम शासक शीशुक, और शीशुक को ही आदि पुरुष कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे नल वंश का तो वो आएगा वराह राज, ठीक है। यहां पर कंफ्यूजन मत होना, ये बहुत बार पूछता है कि नल वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है, या फिर नल वंश में किस शासक को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए और आपको पूरी बात अच्छी से पता होना चाहिए, वरना जाकर एग्जाम हॉल में फंस जाओगे, गलत टिक कर बैठोगे, ठीक है। शीशुक को लेकर हो गया महत्वपूर्ण बात, नल वंश का संस्थापक है, इसे आदि पुरुष भी कहते हैं। अगला जो शासक है व्याघ्रराज। आपको शासकों के नाम क्रम में याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्रम दे दिया जाता है, या तो मैच द फॉलोइंग करके दे दिया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अभी तक नल वंश में जो देखा है उनको क्रम को पूछा जाता है शासकों के, और इनके महत्वपूर्ण घटनाओं को भी पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है शीशुक आया, फिर व्याघ्रराज आया, फिर वृषभ राज आया, वराह राज आया, इस तरह से आपको क्रम में आपको दे दिया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं व्याघ्रराज के बारे में। व्याघ्रराज को, चलिए इनके बारे में जो फैक्ट है उनको पढ़ लेते हैं। दक्षिण विजय अभियान के दौरान ये जो व्याघ्रराज है, नलवंशी जो शासक है व्याघ्रराज, इसे समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है कि जो व्याघ्रराज है वो हार गए थे, व्याघ्रराज जो है हार गए थे, आपको ध्यान में रखना है। व्याघ्रराज हार गए थे, किससे हारे थे, दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने इसे हरा दिया था, समुद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जीते थे और व्याघ्रराज हारे थे, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। व्याघ्रराज, और ये जो दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराया था, इसकी जो जानकारी हमें हरिसेन की जो एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, इससे हमें इनकी जानकारी मिलती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इनको इसको किस तरह से स्टेटमेंट में दिया जाता है, जब व्याघ्रराज को दक्षिण विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने हराया, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है हमें हरिसेन एक कवि था, उनकी जो रचना का नाम था प्रयाग प्रशस्ति, इससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। उस समय इतिहास, देखो ध्यान से समझना इस बात को, उस समय इतिहासकार, या आज से 500, 600 या 1000 साल पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, टीवी दर्शन नहीं देते, उस टाइम पर क्या थे, बहुत से राजा जो है अपने
दरबार में ही कवि रखते थे, वे जो है अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखवाते थे ताकि इतिहास हमें जाने या बाद में चलकर लोग हमें जाने। बहुत से शिलालेख लिखवाते थे, जैसे सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए, ताम्रपत्र लिखवाए थे, बहुत से सिक्कों में अपने नाम चलवाए थे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इन्होंने अपने शासन के दौरान बहुत से शासक अपनी राजधानी परिवर्तन करते थे, अपने हिसाब से अपने सिक्के चलवाते थे। कुछ लोग राइटर रखकर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखवाते थे। तो कहने का मतलब यही चीज है। तो उसी प्रकार से इसकी जो जानकारी है, व्याघ्रराज को हराया किसने? समुद्रगुप्त ने। इसकी जो जानकारी हमें हरिशरण के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो शासक का नाम है वृषभराज। ठीक है, इनके बारे में गवर्नमेंट एग्जाम में कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए मैंने यहाँ पर सबमिट नहीं किया है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वरना पढ़ने के लिए तो इतना सारा है कि उम्र बीत जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पढ़ना क्या है, किस चीज को पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वृषभराज तीसरे नंबर का शासक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले शिशुक, फिर व्याघ्रराज, फिर वृषभराज। अब बात करते हैं वराहराज के बारे में। नलवंश जो है टॉपिक है, नलवंश जो है काफी महत्वपूर्ण है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे वराहराज के बारे में, वराहराज जो है नलवंश का वास्तविक संस्थापक है। ध्यान रखना, वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तो वराहराज आएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 29 सिक्के। वराहराज के टोटल कितने सिक्के प्राप्त हुए ये आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाता है। तो 29 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? कोंडा गांव के अड़ेगा गांव से जो है इनकी सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वराहराज जो है नलवंश का वास्तविक संस्थापक था और जो इनके सिक्के हैं, इनकी सिक्कों की संख्या कितनी है? 29, 29। ये जो 29 सिक्के कहां मिले? कोंडा गांव के अड़ेगा ग्राम से मिला है, कोंडा गांव के अड़ेगा ग्राम से प्राप्त हुआ। इतना आपको ध्यान में रखना है वराहराज को लेकर के। ठीक है, ये जो राजा होते थे अपने हिसाब से उस टाइम सिक्के चलाते थे। आज भी देख लो, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब शासन आई थी उन्होंने करेंसी ही बदल दी। अभी एक पंजे का एक सिक्का आता है, देखना 5 रुपए का एक सिक्का आता है, उसमें 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव ऐसे लिखा रहता है। तो कहने का मतलब यही चीज है कि उस टाइम पर अपने हिसाब से कोई गरुड़ चक्र को लेकर अंकित करता था, तो कोई नंदी बैल को लेकर अंकित करता था, कोई भगवान लक्ष्मी की सिक्के पर अंकित कर देता था। तो बहुत से ऐसे सिक्के आते थे, अपने हिसाब से जो शासक आते थे वो सिक्के चलवाते थे। ठीक है, अगला जो शासक का नाम है भौदत्त वर्मन। इनका जो ताम्रपत्र आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है किस शासक से संबंधित है? रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है किस शासक से संबंधित है? तो भौदत्त वर्मन, आपको ध्यान में रखना है। भौदत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ये आपको ध्यान में रखना है, इनको रट लो आप। कुछ चीजें हिस्ट्री की ऐसी होती है जिनको आपको याद रखना पड़ता है, कुछ चीजें समझ में आ जाती है, कुछ चीज को आपको रटना भी पड़ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री जो है थोड़ा बहुत से बातों को डीपली पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम में। आपको गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू चलना है। ठीक है, अगर ट्रैक से भटकना नहीं है, वरना कोई मतलब का नहीं तैयारी करने का। आपके तैयारी करने का मेन मकसद तो यही कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब जिस तरह से पूछता है उस पर आपको फोकस होना है, एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो भौदत्त वर्मन जो है, भौदत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, भौदत्त वर्मन के सिक्कों की संख्या 1 है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिक्के भी कहां पाए? भौदत्त वर्मन के जो 1 स्वर्ण सिक्के वे भी कोंडा गांव के अड़ेगा गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना। भौदत्त वर्मन का जो ताम्रपत्र है उसका नाम है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। इनके 1 सिक्के प्राप्त हुए, वो सिक्के प्राप्त हुए कोंडा गांव के अड़ेगा ग्राम से प्राप्त हुए। ठीक है, अब इनके युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं। भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश नरेंद्र सेन को हराया था, इतना आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझना। ठीक है, भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश नरेंद्र सेन को हराया था, ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये चीज है कि यहां पर भौदत्त वर्मन जीते थे और भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश नरेंद्र सेन को हराया। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि नरेंद्र सेन हारे थे। और नरेंद्र सेन किस वंश के शासक थे? वाकाटक वंश के शासक थे, इतना आपको ध्यान में रखना है।
तो इसको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, भौदत्त वर्मन ने किस शासक को हराया था, नाम नहीं पूछेगा, किस शासक को हराया था। तो भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश के शासक को हराया था जिसका नाम था नरेंद्र सेन। इस तरह से आपको डीपली जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। भौदत्त वर्मन कौन से वंश के शासक है, नल वंश के शासक है, और ये वाकाटक वंश के शासक का क्या नाम है, नरेंद्र सेन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। भौदत्त वर्मन के अब बेटा का, यहां पर अगला शासक होगा भौदत्त वर्मन का बेटा जिसका नाम था अर्थपति भद्दारक। ध्यान से समझना, भौदत्त वर्मन का जो बेटा है उसका नाम है, अगला जो शासक बनेगा अर्थपति भद्दारक। भौदत्त वर्मन के बेटा अर्थपति भद्दारक, ठीक है। इनके ताम्रपत्र का नाम है, अर्थपति भद्दारक के ताम्रपत्र का नाम है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर समझने वाली बात यह है कि वाकाटक वंश पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति को हराया। ध्यान से समझना, ये वाकाटक जो वंश है पृथ्वीसेन द्वितीय, ये नरेंद्र सेन, ठीक है। ये पृथ्वीसेन जो, ध्यान से समझना, ये पृथ्वीसेन जो द्वितीय है नरेंद्र सेन के बेटे हैं, यहां पर वाकाटक वंश के बेटे हैं। ध्यान से समझना, वाकाटक वंश नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वीसेन हैं, और इधर देखना भौदत्त वर्मन के बेटा अर्थपति भद्दारक है। ध्यान से समझना इस बात को, भौदत्त वर्मन ने वाकाटक वंश नरेंद्र सेन को हराया था, तो अपने बाप का बदला, ये जो पृथ्वीसेन इनका बेटा है, क्योंकि देखो नरेंद्र सेन वहां पर हारे थे तो ये खानदानी दुश्मन, तो खानदानी दुश्मन का जो बदला पृथ्वीसेन जब बड़ा हुआ तो ये पृथ्वीसेन ने भौदत्त वर्मन के बेटे को हराया, ठीक है। उसके बाप ने इसके बाप को हराया, यहां पर उसका बेटा जो है इसके बेटे को हराकर बदला लिया। तो कहने का मतलब ये चीज है, वहां पर वाकाटक वंश हारे थे, नरेंद्र सेन हारे थे, यहां पर वाकाटक वंश के बेटे पृथ्वीसेन ने यहां पर जीता है, और इन भौदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भद्दारक को हराकर अपने पिता के हार का बदला लिया। समझ आए? कहने का मतलब ये चीज है कि वाकाटक वंश जो नरेंद्र सेन के जो बेटा है पृथ्वीसेन द्वितीय, इन्होंने भौदत्त वर्मन के बेटा अर्थपति भद्दारक को यहाँ पर हरा दिया और अपने पिता का बदला लिया। इतना आपको ध्यान में रखना है। भौदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भद्दारक और उधर नरेंद्र सेन के बेटे का नाम था पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अपने बाप का देखो कितने साल का बदला जो है, अभी ये पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपने बाप के हार का बदला इनके बेटे को हराकर लिया, ठीक है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे रिलेटेड है, अर्थपति भद्दारक से, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला हम बात करेंगे स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पोड़ागढ़ अभिलेख। पोड़ागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नलवंश तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, एक एक लाइन जो बता रहा हूं दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और मेरे YouTube चैनल जो है यूपीएससी एंड पीएससी ऑफिशियल है, जितने भी वीडियो बनते हैं एक एग्जाम के अकॉर्डिंग रहते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहते हैं। इससे बाहर आने की जो संभावना है कहीं कहीं बहुत कम रहती है, इनसे क्वेश्चन आने की जो संभावना है अधिकतर रहती है, प्रायिकता बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार उनको सबमिट किया जाता है मेरे इस वीडियो में, ठीक है। स्कंद वर्मन जो है पोड़ागढ़ अभिलेख, पोड़ागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, स्कंद वर्मन, आपको नाम भी याद करते चले जाना है। पोड़ागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, स्कंद वर्मन। इस अभिलेख की जो शुरुआत होती है, इसमें लिखा है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। इसको स्टेटमेंट को आपको दे दिया जाता है कि स्कंद वर्मन के जो अभिलेख है इसकी शुरुआत किन पंक्तियों से होती है, तो विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। या फिर इसी पंक्ति को विजयी है, विजयी था और विजयी रहेगा, यह किसकी पंक्ति है, तो स्कंद वर्मन से संबंधित रखती है। स्कंद वर्मन के किस अभिलेख में ये उल्लेखित है, तो पोड़ागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला जो नलवंशी शासक है बिलास तुंग।
अगला जो नलवंशी शासक है बिलासतुंग, इसका शिलालेख का नाम है राजिम शिलालेख। मैं फिर से बता दूं, अगला जो शासक का नाम है बिलासतुंग, बिलासतुंग जो है राजिम शिलालेख। ठीक है, इस शिलालेख में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है इसकी जानकारी किसके शिलालेख से मिलती है, तो बिलासतुंग के राजिम शिलालेख से, बिलासतुंग के राजिम शिलालेख से, राजिम शिलालेख से छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, ये बिलासतुंग जो है नलवंशी शासक है, आपको ध्यान में रखना है। और ये बिलासतुंग जो है नलवंशी शासक है, इन्होंने ही राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इनको किस तरह से पूछ दिया जाता है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बिलासतुंग ने कराया था। अब एक और क्वेश्चन किस तरह से पूछता है सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था या किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, तो आपको पता होना चाहिए नल वंश का शासक था। इस तरह से डीपली पूछा जाता है। ठीक है, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण कराया किस शासक का वंश था, या सॉरी किस वंश का शासक था, तो यह नलवंशी शासक था, आपको ध्यान में रखना है। बिलासतुंग नलवंशी शासक है जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। ये जो राजिम के राजीव लोचन मंदिर है किस कौन से भगवान की मंदिर है, तो विष्णु भगवान की मंदिर है, विष्णु भगवान की मंदिर है। ठीक है, और यह पंचायतन शैली से निर्मित है, यह पंचायतन शैली से निर्मित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिलासतुंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नलवंश तो पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ के पूरे प्राचीन इतिहास की जानकारी किसके शिलालेख से मिलती है, राजिम शिलालेख से मिलती है। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया, बिलासतुंग ने कराया। बिलासतुंग किस वंश के शासक थे, नलवंशी शासक थे, आपको ध्यान में रखना है। अगला इनका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राजीव लोचन मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है, तो भगवान विष्णु की मंदिर मूर्ति है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला शासक के बारे में हम बात करेंगे नरेंद्र धवल। इनको बहुत बार पूछा जाता है कि नलवंशी जो शासक है या नलवंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था नरेंद्र धवल। ठीक है, नलवंश का अंतिम शासक का नाम है नरेंद्र धवल। इस तरह से आपके नलवंश जो है कंप्लीट हो जाते हैं, और एक एक बारीकियां, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन और किस तरह से बन सकते हैं, इनको यहां पर मैंने डील कर दी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, जितना हो सके इनको आप मुखाग्र याद कर लीजिएगा और फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए अब वीडियो से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।